In the second chapter, two variable regression, interval estimates, and hypothesis testing, first of all, I just give you the review of the first lecture in which we have started with the standard error test of the least square estimates. क्योंकि यहाँ पे हमने सैम्पलिंग स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत सारे सैम्पलिंग एरर्स ऐसे हैं जिनको हम इनवाइटेबल कर सकते हैं. दे आर इनवाइटेबल इन द ऑल द एस्टिमेट्स. सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हमें उन पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करना होते हैं in order to measure the size of the errors and to determine the degree of confidence in the validity of the estimates. जहाँ हमने स्टैंडर्ड एरर टेस्ट को यूज किया, स्टैंडर्ड एरर टेस्ट is being conducted simply by using standard error of estimate beta 1, beta naught. और हमने ये simply conclude किया कि अगर हमारे पास standard error of beta half of the numerical value of the beta है, estimated beta, तो वो statistically significant होगा, otherwise वो statistically insignificant category में आएगा. फिर हमने उसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन और स्टैंडर्ड एरर टेस्ट को पढ़ा था. इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में हमने ये देखा था कि अगर हमारा एक वेरिएबल जो कि स्लोप वेरिएबल है किसी भी एग्जाम्पल में, वो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एरर टेस्ट हम कंक्लूड करते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी को वो काफी हद तक निगेट कर देगा. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने देन स्टडी किया एक स्टैंडर्ड एरर टेस्ट का, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास इंटरसेप्ट पैरामीटर सिग्निफिकेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करता है, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं होता है इट मींस दैट कि हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर रह जाती है yi प्लस बीटा 1xi, यानी कि हमारा इंटरसेप्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हमारे पास हमारी वैल्यू ऑफ स्लोप 0 हो जाती है तो दिस इम्प्लॉइज दैट कि हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाती है yi is equals to beta naught, means that that is simply a horizontal line, or in the other words parallel to the x-axis. Now, in order to facilitate the comparison of standard error of estimate to their numerical values, we have to convenient with the numerical values of the standard error that is being presented in the example at the slide number 6. ये simply हमने यहाँ पर estimated equation की numerical values of betas को उसके standard error से कंपेयर करके कंक्लूड किया है कि यहाँ हमारे बीटा नॉट और बीटा 1 बोथ आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. उसके बाद हमने ये देखा था कि हम इस चीज को कि एक पैरामीटर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है उसको 3 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं. नंबर 1, द एस्टिमेट्स आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम 0, जबकि दूसरी फॉर्म ये कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, और इन थर्ड we can say that we reject the null hypothesis that population parameter is 0. Now we have to start the second lecture with the rule of thumb of significance test. कहीं ना कहीं ये टेस्ट हमारे पास जो जिसको अब हमने यहाँ पे rule of thumb का नाम दिया है correlate कर रहा है with standard error test के. अब हमने यहाँ पे देखना है the procedure for hypothesis testing outline above suppose that researcher selects a significance level and then compares the value of t statistic with the critical value for this level. Several rules of thumb based on this approach have been developed, and the useful one is this that agar hamare paas we do not consult statistical stable in the cases of large sample sizes, for example that are greater than 30, तो हमारे पास इन दिस सिचुएशन अगर हम स्टैटिस्टिकल टेबल्स को कंसल्ट ना कर पाए या डिफिकल्टी हो जाए तो हमारे पास देयर शुड बी अ सिंपल रूल ऑफ थंब ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट जिसको हम यूज कर सकें. और वो हमारे पास क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टू टेल टेस्ट में अगर इवन के हमारा एन साइज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी होगा तो क्रिटिकल वैल्यू विल बी plus minus 1.96 रहेगी. For the same level and for the 30 degree of freedom, it is 2.05
0.045, while for the 60 degree of freedom it is exactly 2. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सैंपल साइज 30 अबव चला जाता है, अगर हमारे पास 30 वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं या 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, तो वैल्यू हमारे पास क्रिटिकल आएगी 2.045. 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू एग्जैक्टली 2 आ जाएगी, और फॉर द वेरी लार्ज सैंपल n टेंड्स टू इंफिनिटी वैल्यू विल बी 1.96. अगर हम गौर से देखें तो 1.96 to 2.04 इसको हम लिख सकते हैं कि वेरी क्लोजर टू 0, even in the case of 1.96 or in the case of 2.04. So the large sample, it is quite safe to use our rule of thumb that a critical value of t should be greater than 2. t की वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है? t is equals to the numerical value of estimate divided by the standard error. सेम वही फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर टेस्ट का हम अप्लाई करेंगे कि अगर वो उसके ट्वाइस से कम है तो वो 2 को जनरेट करेगी इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू in the form of a ratio. For the one-tail test of thumb of rule changes that t should greater than 1.65. So for the small samples, we must use the specific values given in the tables, but for the larger samples, we have to compare the value of t simply with the 2. अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है. Now we have to start with the hypothesis testing. कि hypothesis testing है क्या, जिसको हम देख रहे हैं कि t ratio क्या है. Under the assumption of classical linear regression model, we come to know that the estimators AL estimated and beta estimated obtained by the OLS estimates following a normal distribution with the mean alpha and beta and the variances sigma is sigma square A dash and beta square sigma square beta cap respectively. So अगर हम उसको फर्दर देखते हैं कि इट फॉलोज दैट द वेरिएबल्स का जो भी डिफरेंस या एरर आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर, दैट इज इक्वल्स टू estimated alpha minus original population alpha divided by its standard error, and for beta it will be beta cap estimated beta minus beta over standard error of beta has the standard normal distribution. ये सिंपल हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आती है जिसमें मीन 0 है और वेरिएंस 1 है. So we have to replace here the unknown standard error, क्योंकि population standard error हमारे पास नहीं है, with the sampled standard errors of alpha and beta जो कि हमारे पास होते हैं. So it is relatively easy to show that the following random variables after replacement हम कह सकते हैं कि equation 3.68 transform into equation number 369, जिसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में आ रहा है, follows the student's t distribution with the n-2 degree of freedom. The student's t distribution is close to normal distribution except that it is flatter tail, particularly with the number of degree of freedoms is very small. Now we have to approach the value of p here. p value means the prop value. prop value को अब हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि e-views या microfit test हमें t statistics के साथ ही उसकी prop values को भी report करते हैं. E-values and microfit as well as reporting t ratios for the estimated coefficient also report p value, which can be used an alternative approach in assessing the significance of the regression coefficient. The p-value shows the lowest level at which we could be able to accept the null hypothesis for a test. अब हम लोगों को statistical hypothesis as a prerequisite studied in the statistical economics इस चीज़ का idea है यहाँ पर कि हमारे पास जो simple level of significance होते हैं वो between 1 to 10 होते हैं. इससे ज़्यादा हम null hypothesis के against alternative hypothesis के को significant नहीं करते हैं. It is very useful because the significant levels chosen for a test are always arbitrary. हम उसको पहले से खुद से choose कर रहे होते हैं. For example, 5%, 1% or 10%. The prop values approach is also more informative than the choose the significance levels and the find critical value approach. अब जब हम खुद से manually
टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा सिंपल रहने के लिए वी जस्ट सिलेक्ट ईदर 5%, 1% और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन प्रॉप वैल्यू हमें हर 1 से लेकर 100 तक वो क्रिटिकल लेवल देगा, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा जिसपे एग्जैक्टली हमारा एस्टिमेटेड सिग्निफिकेंट होगा, because one can obtain exactly the same level of significance of the estimate coefficient. For example, the prop value is 0.339 says that if the true beta naught, if the true beta is 0, then the probability is 0.339 of observing the estimate value of beta, estimated beta, which is greater than or equal to the OLS estimate purely by chance. So estimated value could be arisen by choice with a fairly high probability even if the true value is 0. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास probability value of p is equals to 0 है 0.339, या in other words हम कह सकते हैं that is 33.9%, यानी कि हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम समझते हैं दैट इज सिग्निफिकेंट सफिशिएंट टू असिस्ट 10%, बट यहाँ पे प्रॉप वैल्यू ये होगी, तो ये हमें बता रही है 33.9% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा तो हमारे पास ट्रू हमारा नल एक्सेप्ट हो जाएगा. That is a very high value of level of significance. So if the prop value is 0.01 only, this says that there is a very small probability of the value of estimated beta equals to or greater than the OLS estimate arising purely by the chance that when the true population parameters value is 0. लेकिन अगर ये 1% होगी तो इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल चांसेस होंगी और ये हमारी विद इन द कैटेगरी ऑफ 5 to 10 के बीच में आ रही है. So furthermore, यहाँ पे अब हम जनरल रूल ऑफ थंब अप्लाई कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं फॉर द प्रॉप वैल्यू अप्रोच. Furthermore, if you adopt a conventional significance level, say the 5% or the 0.05%, so we conclude that coefficient is significantly different from 0 at 5% level if prop value is less than or equals to 0.05. इसका मतलब है कि अगर 0.05 से थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हमारी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट कैटेगरी में आ जाएगी. इफ इट इज ग्रेटर देन 0.05, we cannot reject the null hypothesis that the coefficient is actually 0 at the 5% level of significant. और यहाँ conclusion आएगा हमारा कि हमारी वैल्यू स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कैटेगरी में आ रही है. अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की. कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि हाउ मच कॉन्फिडेंट वी आर कि हमारी एक वैल्यू किसी भी टू रेंजेस के बीच में आएगी. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक द फोरकास्टिंग, अगर हम सिंपली फोरकास्ट कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वेदर टुडे और उसकी क्या होगी हमारे पास, what degree होगी उसकी, what Celsius of degree will be, the temperature will be. तो हम कह सकते हैं, हम कभी भी इस बात पे नहीं आएंगे कि exactly जी it will be 40 degree Celsius today. हम लोग कहेंगे it will be between 38 to 40%, 42 degree Celsius. हम we are always confident within the interval. हम कभी भी point estimate पे confident नहीं होते हैं. हमारा confidence हमेशा limits में आता है, intervals में आता है. तो बिल्कुल इसी चीज को अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस की फॉर्म में भी अप्लाई करना चाहें सिग्निफिकेंस टेस्ट के तौर पे अपने एस्टिमेटेड पैरामीटर्स पे, तो वी कैन से दैट फॉर द नल हाइपोथेसिस हमारे पास अल्फा एच नॉट है दैट बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 एंड फॉर ए R% सिग्निफिकेंस यानी कि रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास जो आ रही है लेवल, वी एक्सेप्ट दैट नल हाइपोथेसिस व्हेन आवर टेस्ट लाइज इन द फॉलोइंग रीजन. अब हमने एक पॉइंट को डिसाइड नहीं करना है बल्कि हमने रीजन को डिफाइन करना है और उसको हमने इक्वेशन नंबर 3.70 के साथ लिखा है जिसके मुताबिक हमारे पास -t r दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड -t उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन जो हमारे पास स्टूडेंट्स t का फॉर्मूला आ रहा है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू t अल्फा n -2.
अब यहाँ पे T alpha R or n minus 2 is the critical value that comes from the student's T table or from the R square significance level with the degree of freedom that is n minus 2. So अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेंज द वैल्यू ऑफ बीटा 1. अब हमने यहाँ पे बीटा 1 के लिए चेक करना है कि बीटा 1 की ट्रू वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी. तो हमने इसको सिंपली बीटा 1 के लिए सॉल्व करके रेस्ट ऑफ ऑल द टर्म्स को हमने शिफ्ट डाउन कर देना है. अब क्योंकि हमारे पास ये कंपोजिट इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ रही है तो हम जिस भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो थ्री टर्म्स के साथ साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे या प्लस माइनस का फॉर्म होगा. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन दी थ्री साइड्स. यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से इस बीटा को यहाँ से शिफ्ट ऑफ कर देंगे जो कि है हमारे पास एस्टिमेटेड बीटा. और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी कि जब ये बीटा यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और यहाँ आकर माइनस ही होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन विल बी टर्न इनटू, क्योंकि हमारे पास ये माइनस के साथ है तो माइनस से मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास 3.71 फॉर्म में आएगी कि माइनस बीटा 1 को हम कॉमन कर लेते हैं. माइनस बीटा 1 जब शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा plus beta cap minus T alpha and minus 2 standard error of beta cap less than will be equals to beta 1 less than beta estimated beta plus T alpha and minus 2 standard error of beta. Alternatively हम इसको combine करके लिख सकते हैं because the difference is of only plus and minus. तो हम लिखेंगे कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज आ रही है दैट एस्टिमेटेड बीटा प्लस माइनस टी अल्फा एंड माइनस 2 into standard error of beta. Of course the same hold for the alpha. अल्फा के लिए भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हम बना लेंगे. Now we got the two limits. Number one limit will be obtained, the upper limit will be get जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे and the lower limit will be computed जब हम बीटा एस्टिमेट से माइनस कर देंगे टी अल्फा इंटू एन माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को. तो दैट इज हाउ वी गेट द टू इंटरवल्स जिसमें हम कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी ट्रू वैल्यू या जो बीटा 1 की वैल्यू है वो उसमें लाई करेगी. कॉन्फिडेंस इंटरवल को फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 1 बीटा 2 को अगर हम एक एन अल्टरनेटिव वे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वी गॉट टू नो दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 2 को हम जी टेस्ट या टी टेस्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देयर इज नो इशू because the difference between t and z test based upon the sample size. small sample size के लिए हम t को यूज करते हैं, large sample size के लिए हम z को यूज करते हैं. तो हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन आ रही है कि यहाँ हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 5.3.1 में. That is a standardized normal equation. It is therefore seems that we use the normal distribution to make probabilistic statement about beta 2 provided the true population variance that is sigma square and that is known. If it is unknown, it is known. An important property of normally distributed variance with the mean mu and the variance sigma square is that the area under the normal curve between mu plus minus sigma is about 68% and between the lies between 2a is about 98%, between 3 alpha lies between 99.7%, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ हम इसको ऑलरेडी मेजर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में. अब हमने क्योंकि यहाँ पे इसी की कॉन्फिडेंस इंटरवल को बिल्डअप करना है इन एन अल्टरनेटिव वे, सो वी जस्ट स्टार्ट हियर विद द अल्फा स्क्वायर इज रियरली नोन एंड इन प्रैक्टिस बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो. तो हम नॉर्मली इसको सैंपल से लेते हैं और सैंपल से जब हम उसको लेते हैं तो दैट कम्स एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2. स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 क्या होगा जी? एस्टिमेटेड माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ पैरामीटर. हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ इनटू माइनस टी अल्फा बाय 2 less than equals to t alpha minus
2 into 1 minus alpha. Alpha stands here the level of significance at which we are computing this whole confidence interval, where the t-value is the middle of the double inequality is the t-value given the equation 5.3.2, और यहाँ पे हम t alpha by 2 is the numerical value that comes from the t variable obtained from the t distribution for alpha by 2 level of significance with n minus 2 degree of freedom, often called as the critical value, जिसको हम टेबल से कंप्यूट करते हैं, टेबल से फाइंड आउट करते हैं. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पर t की वैल्यू को, जो कि है हमारे पास बीटा 2 एस्टिमेटेड माइनस बीटा 2 पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा एस्टिमेटेड, exactly by the same method we have already discussed. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द 100 into 1 minus alpha is percent shown the confidence interval for the beta 2. तो आर्ग्यूइंग एनालॉजी के अगर हम लोग इसको रीराइट करके लिख लेते हैं इस तरह से, दैट बीटा 1 माइनस टी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 लेस देन इक्वल्स टू बीटा 1 लेस देन इक्वल्स टू बीटा 1 एस्टिमेटेड प्लस टी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा. और हमारे पास यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल आती है 1 माइनस बीटा 1 और बीटा 2 की. इसको आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसको फर्दर इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे. तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.